चैनल नेक्स्ट एम में आपका स्वागत है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंतर्गत पर असिस्टेंट के लिए लगभग 450 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। अगर बात करें तो आपके लिए जो भी फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंतर्गत जिसका फुल फॉर्म है 450 पोस्ट हैं असिस्टेंट के लिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको देखना है तो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा www.rbi.org.in पर जाकर आप भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आते हैं आपके फॉर्म भरने के लिए, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। ठीक, सबसे पहले बात करें तो वेबसाइट लिंक जो आपका ओपन किया जाएगा तो 13 सितंबर 2023 से आपका 4 अक्टूबर 2023 तक लिंक एक्टिव रहेगा। 13 सितंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट और 4 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, और उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो ऑनलाइन मोड पे है। आप 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक भी आप फीस पे ही कर सकते हैं। और उसके बाद में शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी बेस के अंतर्गत है, प्री का एग्जाम होना है टेंटेटिव बेस के अंतर्गत पे, तो 21 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर वाले बेस में। ठीक है, ये चीज़ भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन जो मेन्स टेस्ट हो जाएगा तो 2 दिसंबर से आपका मेन्स एग्जाम हो जाएगा। ध्यान रखना है इस डेट के अंतर्गत पर आपका एग्जाम होना है तो होना है। 4 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है, 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, और उसके बाद में 21 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में मेन से दिसंबर में आपका होना है तो होना है। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। थोड़ा सा फॉर्म भरते समय सावधानी पूर्वक भरिएगा। जैसे वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी डिटेल जो यहाँ पर बटा हुआ है आप देख रहे होंगे। टोटल अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 45 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 56 पोस्ट है, ओबीसी में 70 फर्स्ट 71 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 पोस्ट है, जनरल के लिए 241 पोस्ट है। टोटल 450 जो वैकेंसी बटी हुई है। अगर अहमदाबाद के अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज की बात करें तो 13 पोस्ट हैं, बेंगलुरु के अंतर्गत पे 58, भोपाल के अंतर्गत पे 12 पोस्ट है, और उसके बाद में भुवनेश्वर के अंतर्गत पे की बात करें तो 19 पोस्ट है, चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 21 पोस्ट है, और चेन्नई के अंतर्गत पे 13, गुवाहाटी के अंतर्गत पे 26 है, हैदराबाद के अंतर्गत पे 14 पोस्ट है, जयपुर में 5 पोस्ट है, जम्मू में 18 पोस्ट है, कानपुर और लखनऊ के अंतर्गत पे 55 पोस्ट है, कोलकाता के अंतर्गत पे 22, और मुंबई के अंतर्गत पे 101 पोस्ट, और नागपुर के अंतर्गत पे 19, और न्यू दिल्ली के अंतर्गत पे 28 पोस्ट, और पटना के अंतर्गत पे 10 पोस्ट हैं, और तिरुवनंतपुरम और कोची के अंतर्गत पे 16 पोस्ट हैं। 450 पोस्ट है, ऐसे बटी है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी की बेस के अंतर्गत पे एबीसीडी जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत पे ए पर 8 पोस्ट है, बी बेस के अंतर्गत पे 30 पोस्ट हैं, और सी के अंतर्गत पे 10 पोस्ट हैं, और डी के अंतर्गत पे 20 पोस्ट हैं, और एक्स सर्विस मैन के अंतर्गत पे एक्स फर्स्ट और एक्स सेकंड है तो जिसमें 20 और 45 पोस्ट यहाँ पर बटी हुई है। ठीक है, आपने देख लिया गया वैकेंसी के अंतर्गत पे शॉर्टली कैटेगरी वाइज प्रत्येक जहाँ वैकेंसी है जिस स्टेट के बेस के अंतर्गत पे, सिटी बेस के अंतर्गत तो हमने डिस्कस कर लिया। आपके लिए जानने के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं और यहाँ पर क्या निकल के आता है, थोड़ा सा अभी देखते हैं इंपॉर्टेंटली पॉइंट। ठीक है, उन्हीं को मैं बात करूँगा यहाँ पे, और नहीं तो क्या हो जाता है वीडियो लेंदी हो जाता है, इतना जानने के लिए आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग चीज़ें बातें कही गई हैं कि आपके पास में क्या होना चाहिए। जैसे अब बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास में एलिजिबिलिटी जो कहा गया सिटीजन ऑफ इंडिया बेस के अंतर्गत होना, नेपाल और भूटान होना चाहिए, और तिब्बत रिफ्यूजी बेस के अंतर्गत पे एटसेट्रा जो 1962 के बेस के अंतर्गत पाए हुए थे, और थोड़ा सा और एटसेट्रा कहा जाता है जैसे जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका और ईस्टर्न अफ्रीका बेस के अंतर्गत पे केनिया और युगांडा बेस के अंतर्गत पे, यूनाइटेड रिपब्लिक बेस के अंदर तंजानिया बेस के अंतर्गत जो थोड़ा सा यहाँ पे लिया जाता है आप पढ़ लेना, नहीं तो और इतना कोई है नहीं। अब बात करेंगे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 20 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। आपके डेट ऑफ बर्थ 2/9/1995 से लेकर 1/9/2003 के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे कैटेगरी वाइज के अंतर्गत पे, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का दिया जाता है, जैसे इनको 33 तक एलिजिबल है एज लिमिट, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल है तो 31 साल तक भर सकते हैं। पर्सनल विथ हो गया बेंचमार्क के अंतर्गत पे, डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत पे पीडब्ल्यूबीडी जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, पर्सन विथ बेंचमार्क होना चाहिए डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत पे 10 ईयर का दिया जाता है, 13 साल और 15 साल अलग अलग। जैसे जनरल बेस के अंतर्गत पे 10 साल का, और इसके अंतर्गत ओबीसी में 13 साल का, और ST/SC बेस के अंतर्गत पे 15 साल के यहाँ पर छूट दी जाती है। और एक्स सर्विस बेस में इनके अंतर्गत मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए, और विडो बेस के अंतर्गत पे अप टू 35 ईयर्स होना चाहिए। और इसके
उसके बाद में कैंडिडेट हैवी जो है यहाँ पे हैवी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बेस की बात करें तो 3 ईयर्स बेस के अंतर्गत तो उनको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा गया टू द एक्सटेंस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स बेस के अंतर्गत पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे इग्नो 2023 के बेस के अंतर्गत पर आपका एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बेस के अंतर्गत पे, ठीक है ना, विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में ST SC OBC एक्सेट्रा जो भी चीज़ें यहाँ पे छूट दी जाती है थोड़ा सा, तो आपका क्या होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगा गया है नॉर्मली बेस में। ठीक है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट बेस के अंतर्गत है CGPA OGPA और CPI बेस के अंतर्गत पे सिमिलर कह रहे हैं ना, टर्मिनोलॉजी बेस के अंतर्गत पे अलॉटेड ऑन 10 पॉइंट स्केल, अगर जिसका इसमें दिया जाता है 10 में से CGP बेस दिया जाता है, जैसे जिसका मार्क्स 6.75 है तो उसका 60% लिया जाएगा, जैसे एग्रीगेट कहा जा रहा है यहाँ पे, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेस में, और 6.25 है तो यहाँ पे 55% बेस, और 5.75 है तो 50% बेस का एवरेज दिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन बेस के अंतर्गत पे, जैसे यहाँ पे प्रिलिमिनरी बेस के अंतर्गत पे एग्जामिनेशन होना है। मल्टीपल चॉइस की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट में सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट के अंतर्गत पे। रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत पे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स हो गया और 20 मिनट के अंतर्गत पे सॉल्व करनी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट के अंतर्गत पे 60 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, प्री बेस के अंतर्गत तो GS नहीं होता है। और उसके बाद की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत तो मल्टीपल चॉइस होता है, जिसके अंतर्गत पे टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज बेस के अंतर्गत 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट के अंतर्गत तो आपको सॉल्व करना होता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 135 मिनट, यहाँ पे 135 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेस के अंतर्गत तो आगे चलता है, जैसे कि लैंग्वेज की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत तो अलग अलग बेस के अंतर्गत पे स्केल भी हम बाद में बात करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और जैसे फॉर्म फीस की बात करें तो ST SC PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए इंटीमेट कहा गया, इंटीमेट चार्ज ओनली 50 रुपये लिया जाएगा और 18% जो GST बेस है, और जनरल OBC तरह EWS के लिए 450 रुपये प्लस 18% GST इंक्लूड होगा। ठीक है, जो स्टाफ बेस के अंतर्गत पे जैसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेस के लिए तो उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। फिर बात करते हैं और क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, और तो ऐसे बता दिया जो इंपॉर्टेंट आपके लिए की पॉइंट था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए 450 पोस्टों के लिए जो असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, जैसे थोड़ा सा फॉर्म होम का ये चीज़ें देख लेना, ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे भरनी है, कहाँ पर क्या चीज़ें, किसी प्रकार का मिस्टेक करने की कोशिश मत करना। और आपका जो नियरेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर है बेस के अंतर्गत पे तो आप फिलअप कीजिएगा। और जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज बेस की बात करें, अलग अलग जो यहाँ पर 17 पोस्टों की बात करी गई अलग अलग जगहों पर, तो अलग अलग लैंग्वेज की बात करिए, आप देख लेना, कोई इतना है नहीं। जैसे अहमदाबाद में गुजराती बोला जाता है और ज़्यादा हिंदी और बंगाली जैसे ये चीज़ें, कोलकाता में बंगाली नेपाली ऐसे यूज़ होता है, तो जैसे पटना में हिंदी और मैथिली यूज़ होता है, तो इन लैंग्वेजों का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। और आपका प्रीलिमिनरी बेस के अंतर्गत पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है इन पेपरों के लिए जो स्टेटों के बेस के अंतर्गत पे, तो नियरेस्ट जो सिटी है उसमें एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। ठीक है, आप देख लेंगे यूनियन टेरिटरी UT बेस के अंतर्गत 33 बेस का दिया गया है यहाँ पर UT, और स्टेट बेस के अंतर्गत जो आपका स्टेट है और स्टेट का जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है तो आप उसको भर सकते हैं, आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ईमेल एड्रेस की बात करें तो अगर आपको ईमेल एड्रेस संबंधी देखना है नोटिफिकेशन बेस, तो आप प्री बेस के अंतर्गत पे तो ये ईमेल ID भी देख सकते हैं अगर आपको कोई ज़रूरी हो, वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 31 पेजों के अंतर्गत पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत असिस्टेंट के लिए 450 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया, उसके लिए फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन पूरा शॉर्टली रूप से समझ में आएगा, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।